नमस्कार, 11 की गर्जना देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। आगरा में पकड़े गए बांग्लादेशियों से पूछताछ में बड़े खुलासे की खबर आ रही है। हालिम ने हवाला के जरिए बांग्लादेश भेजे थे लाखों रुपए। खुफिया एजेंसी और पुलिस को ऑनलाइन लेन देन की जानकारी भी मिली है। हालिम घुसपैठ कराने के एवज में मोटी रकम लेता था। पहचान छुपाने के लिए अस्पताल में मेडिकल वेस्ट उठाने का काम भी किया करता था। 15 साल पहले भारत आया था बांग्लादेश का हालिम और उसके मोबाइल से पुलिस को अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट। आगरा में पकड़े गए बांग्लादेशियों से पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस पूछताछ में क्या बड़े खुलासे हुए हैं। आगरा में पकड़े गए बांग्लादेशियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हालिम ने हवाला के जरिए बांग्लादेश भेजे थे लाखों रुपए। खुफिया एजेंसी और पुलिस को ऑनलाइन लेन देन की जानकारी भी इस पूछताछ में मिली है। हालिम भारत में घुसपैठ कराने के एवज में मोटी रकम लेता था। हिंदी सीखने के लिए देखते थे ये लोग टीवी और हिंदी सीरियल ताकि हिंदी सीख सके। हालिम के मोबाइल से पुलिस को तमाम अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। पहचान छुपाने के लिए ये लोग अस्पताल में मेडिकल वेस्ट उठाने का काम भी किया करते थे। और 15 साल पहले भारत आया था बांग्लादेश का हालिम, ये उससे पूछताछ में खुलासा हुआ है उनके पकड़े जाने के बाद से। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेशियों का मामला सामने क्या आया था जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। असल में आगरा में गिरफ्तार किए गए थे कुल 40 बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। आगरा के सेक्टर 14 में इन्होंने एक बांग्लादेशी बस्ती बना रखी थी। बांग्लादेश से आने वालों की घुसपैठ कराता था हालिम और 1 साल में कमाता था 2,16,000 रुपए। हालिम ने आधार से लेकर बैंक में अपना खाता भी खुलवा रखा था। ये तमाम बातें सामने आई हैं 40 बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद से और पता चला है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। चलिए आपको सीधा आगरा ही लिए चलते हैं और इस पूछताछ में जो तमाम खुलासे हो रहे हैं उस पर और जानकारियां प्राप्त करते हैं, ताजा अपडेट प्राप्त करते हैं नितिन उपाध्याय से। हमारे सहयोगी इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस पूछताछ पर, इस सारे एक्शन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नितिन, ताजा अपडेट। देखिए, कुल मिला के जिस तरह से 4 फरवरी को रात को करीब 3 दर्जन बांग्लादेशी अरेस्ट किए गए हैं, उसके बाद खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से इस रूट मैप को कहीं ना कहीं ट्रैक आउट करने में जुटी हुई हैं कि बांग्लादेशी कैसे आते थे, बांग्लादेशियों को लाने वाले एजेंट कौन हैं और बांग्लादेशी किस तरह से शहर के बीचों बीच पॉश कॉलोनियों में जो खाली पड़े मैदान होते हैं उसमें आकर अपना डेरा जमा लेते हैं और कहीं ना कहीं वो देश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए खतरा कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में सबसे जो अहम भूमिका निभाई है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, यानी IB लगातार इस पर बहुत ही कहा जाए अंडरग्राउंड वर्क कर रही थी और उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है और 32 लोगों की अरेस्टिंग हुई। उसके बाद कुछ और लोगों की भी अरेस्टिंग हुई है। इस मामले में ये सामने आया है कि हालिम नाम का एक एजेंट था, वो एक बायो नर्सिंग होम में बायोमेडिकल वेस्ट का काम करता था, करीब 2.5 लाख रुपए, और वो कहीं ना कहीं लगातार वो बांग्लादेश के उन एजेंटों के संपर्क में था जो जहाँ से बांग्लादेशियों को भेजा जाता है, बॉर्डर पार कराकर उनको पहले कोलकाता, पश्चिम बंगाल के तमाम शहरों में लाते लाते उत्तर प्रदेश और अन्य देश के राज्यों में भेजना, ये हालिम का काम था। हवाला के जरिए वो पैसा अपने घर भी भेजता था। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश बेरोजगारी और भुखमरी के समय बड़े स्तर का शिकार बना हुआ है। बड़े स्तर पर ये लोग कहीं ना कहीं कई दफ़ा ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी सिरदर्द साबित होते हैं, तो कई दफ़ा ये लोग कामकाज के वजह से भी हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं और जो भी बांग्लादेशी है वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कूड़े को बीनना, उसको बेचना, ये सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं अवैध तरीके से रहना इंटरनल सिक्योरिटी, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और अब जब हालिम की गिरफ्तारी हुई है, इसके साथ ही कमरूल की गिरफ्तारी मथुरा से हुई है और मथुरा में कमरूल की गिरफ्तारी के बाद ये सामने आया है कि 2019 में भी इस तरह की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद वो उसको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था, उसके बाद वो फिर से वापस आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार कड़ियों को जोड़ रही है और इस मामले में LIU जो आगरा पुलिस की लोकल खुफिया इकाई होती है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि शहर के बीचों बीच अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं और LIU की जो पाक शाखा इकाई है, अब ये 4 पाकिस्तानियों की भी डिटेल खंगालने में जुटी हुई है जिनकी LIU के पास रिकॉर्ड थे कि ये आगरा में रह रहे हैं। तो अब वो लोग, उनका कोई सुराग नहीं है, वो लोग इस समय क्या स्थिति में हैं, क्या वो जासूसी में लगे हुए हैं, क्या वो देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा तो नहीं है, इन सारी चीज़ों पर
पर अब LIU की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो जिम्मेदारी है, कल को कोई बड़ी घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपने बताया कि गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किए जाने के बाद भी इनमें से एक वापस आगरा आ गया। ये तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए नितिन। आपने जो बताया उस पर हम आगे भी अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जालौन से खबर है, वहां पर मजदूरी मांगने पर दबंग व्यापारी पर हमले का आरोप लग रहा है। व्यापारी पर साथियों के साथ 3 मजदूरों की पिटाई का भी आरोप लगा है। स्टील ग्रिल लगाने के पैसे मांगने पर हमले का भी आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी। जालौन के ओरई कोतवाली इलाके के करसान गांव का ये सारा मामला है। स्टील ग्रिल लगाने के पैसे मांगने पर हमले का आरोप है। मजदूरी मांगने पर दबंग व्यापारी ने हमला कर दिया। उसके बाद आप जरा हालत देखिए। यह जालौन के ओरई कोतवाली इलाके के करसान गांव का मामला है। मजदूर स्टील ग्रिल लगा रहा था। जब उसने पैसे मांगे तो दबंग व्यापारी ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। हमले का आरोप है दबंग व्यापारी पर। 3 मजदूरों की पिटाई करने का आरोप लग रहा है। स्टील ग्रिल लगाने आए थे मजदूर। जब इन्होंने अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो उसके बाद उनकी पिटाई की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। लड़का है उसका नाम चमन है। उससे पैसे लेने गए थे, उसने पैसे नहीं दिए थे तो मारने लगा। ऐसे हम काम करते थे उसको स्टील ग्रिल का। हम 3 लोग थे। हमें मारा है, सिराज भाई को मारा है और शाहरुख को मारा है। पहले वो अकेला था, फिर उसने फ़ोन लगा के बुलाया था। 5-6 लोगों ने मारा है। इनके 2 लोग आए हुए हैं। इसमें मोहम्मद कैटी खान है और दूसरे हैं मोहम्मद सिराज खान। ये मारपीट का मामला बता रहे हैं। इनकी डॉक्टरी हो गई है। जो चोटें हैं दोनों लोगों को सर में चोटें हैं। इनकी डॉक्टरी हो के इनका ट्रीटमेंट इनका हो गया है और तो स्थिति सही है उन लोगों की। आगे बढ़ते हैं। जालौन से खबर है, चौकी इंचार्ज वीरेंद्र बहादुर सिंह को लाइन हाजिर करने की खबर आ रही है। पीड़ित से बदसलूकी का ऑडियो वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया। सिरसा कलार थाना इलाके के न्यामतपुर चौकी का सारा मामला है। चौकी इंचार्ज वीरेंद्र बहादुर सिंह पर महिला से बदसलूकी का भी आरोप है। पंचनामा रिपोर्ट मांगने पर महिला और उसके बेटे को भगा दिया गया। चौकी इंचार्ज वीरेंद्र बहादुर सिंह ने डॉक्टर को भगाया और इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। और इसी का संज्ञान लेकर एसपी जालौन इराज राजा ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। इस मामले की जांच सीओ जालौन को सौंप दी गई है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात भी सामने आ रही है। हमारे पति की हत्या हुई तो हम रिपोर्ट पंचनामा मांगने गए तो दरोगा ने बीर बहादुर ने वो लोग बहुत कष्ट फटकारा। मैं चले आते हैं और धक्का मारते हैं और देख ले भाग जाओ इन्होंने से, तुमको डंडे से मारेंगे और तुमको देख ले अंदर करवा देंगे, तुम्हारे लड़कों को अंदर करवा देंगे। वो तुरगिरी फटकार के भगा दिया और नहीं है ना रिपोर्ट तुम्हारी पति की, कुछ नहीं है, जाइए इन्होंने से। इधर कानपुर में आरोपी का पुलिस वालों पर हमला, यह खबर मिल रही है। आरोपी के हमले में दरोगा और सिपाही घायल बताए जाते हैं। आरोपी पर दरोगा का गला दबाने का भी आरोप है। आरोपी के गला दबाने से दरोगा की मोटरसाइकिल गिर गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। लोक शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस बल मौके पर पहुंची और उसको पूछताछ के लिए थाने ले जा रही थी। इस दौरान उस व्यक्ति ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया। इसके क्रम में पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य जो विधिक कार्रवाई है इसी क्रम में अमल में लाई जा रही है। इधर बरेली में दरोगा पर महिला को छत से धक्का देने का बड़ा आरोप लगा है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के घर फतेहगंज पूर्वी थाने की पुलिस ने दबिश भी दी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर कोर्ट और डीजीपी ने उन्हें फटकार लगाई थी और फटकार के बाद पुलिसकर्मियों ने महिला के घर पर दबिश भी दी थी। बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना इलाके का सारा मामला है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी और फटकार के बाद पुलिसकर्मियों ने महिला के घर पर दबिश भी दी थी। महिला को छत से फेंकने का बड़ा आरोप दरोगा के ऊपर। बरेली में महिला की हालत गंभीर, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के घर फतेहगंज पूर्वी थाने की पुलिस ने वहां पर दबिश दी थी।
अगली खबर मोहनलालगंज से कार समेत लापता राम अचल का शव मिला है। 8 दिन पहले हुलासखेड़ा गांव से बुकिंग पर कार लेकर निकले थे राम अचल और पत्नी की शिकायत पर जांच के बाद हत्या का खुलासा हुआ है। दोस्तों पर 1 लाख रुपए के लिए हत्या करने का आरोप है। लोहे की रॉड से सिर पर मारकर राम अचल की हत्या करने का आरोप उनके ही दोस्तों के ऊपर है। दोस्तों ने एक दुकानदार के पास कार को गिरवी रखवाया गया और हत्या के बाद मजरा मेड़ई खेड़ा गांव के बाहर इस शव को फेंक दिया गया था। 4 फरवरी को पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट से पुलिस ने छानबीन की और आरोपियों तक पहुंच गई। आरोपियों ने पुलिस सहायता केंद्र से 100 मीटर दूर कुएं में शव को छिपाया था। आरोपियों की निशानदेही पर शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इधर कानपुर में दूल्हा दुल्हन की कार और ट्रक की टक्कर हुई है। टक्कर के बाद बारातियों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा है। बारातियों की पिटाई से ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मारपीट के दौरान एक बाराती हाईवे से गिरा है और इलाज के दौरान घायल बाराती की मौत की भी खबर है। बेहद अफसोसनाक। कानपुर में दूल्हा दुल्हन की कार और ट्रक की टक्कर हो गई। उसके बाद आप जरा हालात देखिए वहां पर क्या बने। टक्कर के बाद बारातियों ने ट्रक ड्राइवर को खूब पीटा और बारातियों की पिटाई से ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसी मारपीट के दौरान एक बाराती हाईवे से गिर गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक ब्रेजा गाड़ी जो एक बारात से लौट रही थी, उसमें सवार जो युवक थे उनके द्वारा एक लोडर के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई थी। पुल के नीचे गिर गया था। उसे उपचार के लिए हेल्प भेजा गया था। उपचार के दौरान बाद में उसकी मृत्यु हो गई है। हालांकि उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। वो लोडर को अपने साथ लेके चले गए थे। पुलिस ने प्रयास करके आगे इसमें कई किलोमीटर आगे जाके इसमें खोजबीन की और आगे जाके वो लोडर बरामद हो गया है। इस संदर्भ में हम लोग आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। अगली खबर श्रावस्ती से है। सड़क हादसे में 6 से ज्यादा लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक ने ई रिक्शा को वहां पर टक्कर मार दी है और इस टक्कर के बाद ई रिक्शा पलट गया और उसमें सवार लोग घायल हो गए। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना इकौना के बीरपुर बाईपास के पास यह हादसा हुआ। बाइक की रफ्तार तेज थी और ई रिक्शा को टक्कर मारी उसने। थाना इकौना के बीरपुर बाईपास के पास 2 लोगों की हालत इस हादसे में जो घायल हैं उनकी गंभीर बताई जा रही है। कुल 6 से ज्यादा लोग घायल इस सड़क हादसे में। खबर श्रावस्ती से। एक और बड़ी अपडेट आपको देते। जोशीमठ आपदा को लेकर पीएमओ ने बैठक बुलाई है। जोशीमठ आपदा पर 10 फरवरी को महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय ने आहूत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। एनडीएमए जोशीमठ आपदा को लेकर ब्यौरा देगा। 10 फरवरी को होने वाली धामी कैबिनेट की बैठक इसी वजह से टल गई। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू जुड़ेंगे। जोशीमठ में लगातार घरों में दरारें बढ़ रही हैं और अब इसको प्रधानमंत्री कार्यालय रिव्यू करेगा 10 फरवरी को। एनडीएमए जोशीमठ आपदा को लेकर ब्यौरा देगा प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को। और हम बात करेंगे और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे अविनाश तिवारी से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? अगर बात करें जिस तरीके से जोशीमठ में भूधसाव हुआ है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार नजर रख रहा है और लगातार प्रधानमंत्री को भी अपडेट दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे हालात हैं, एक बड़ी जनसंख्या वहां पे प्रभावित हुई है, तो उनका पुनर्वास किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से जो आपदा हुई है उससे निपटा जाए, इसको लेकर के चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो और चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कार्यालय हो या खुद के मुख्यमंत्री हो, सभी लोग निगाह बना के रखे हुए हैं। ऐसे में एनडीएमए की बैठक पिछले हफ्ते हुई थी शनिवार को, जिसमें अगर बात करें तो जो भूवैज्ञानिक है उनके रिसर्च रिपोर्ट पर जो है अध्ययन किया गया था। इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने खासतौर से भूधसाव के कारणों का पता लगाने के लिए वहां पे जाके शोध किया था, उसको लेकर के मंथन किया गया था। तो अब एनडीएमए ने एक अपनी रिपोर्ट तैयार की है। उसी रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय बैठक करेगा और ये जाननेगा कि क्या कारण रहा है कि जो भूधसाव हुआ है, आगे किस तरीके से वहां पे राहत बचाव कार्य किया जाए जिससे कि जोशीमठ को जो है बचाया जा सके और इसके साथ साथ जो लोग वहां पे प्रभावित हुए हैं उनके पुनर्स्थापन को लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम किया जाए। तो इसी को लेकर के एक बड़ी बैठक होगी जिसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू भी शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के जो आपदा सचिव है रंजीत सिन्हा, वो भी शामिल होंगे और इसके अलावा एनडीएमए के तमाम तरह अधिकारी शामिल होंगे। उसके बाद जो भी रिपोर्ट इसमें तैयार की जाएगी वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ की जाएगी। ये बड़ी बैठक होगी हर तरीके से। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
10 फरवरी तारीख, जोशीमठ आपदा पर महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार की अध्यक्षता में। बड़े हादसे की खबर मिल रही है। महोबा से खनन के दौरान यह हादसा हुआ है। पत्थरों में दबने से 2 मजदूरों की मौके पर मौत की सूचना प्राप्त हो रही है। पहाड़ में मशीन से ड्रिल करते वक्त यह हादसा हुआ बताया जाता है। बिना सुरक्षा उपकरणों के वहां पर काम हो रहा था। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शवों को निकालने में जुटी है। यह बड़ी खबर महोबा से। खनन के दौरान 2 मजदूरों की मौके पर मौत, हादसा हुआ है और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे इमरान, हमारे संवाददाता महोबा से जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, खनन का काम चल रहा था उस पहाड़ पर। उसी दरमियान जब उसमें होल किया जा रहा था ड्रिल से, तभी 2 मजदूर पहाड़ से गिर गए और दोनों की दफ्तर मौत हो गई है। दोनों पहाड़ के मलबे में दबे हुए हैं और इस दौरान जो पुलिस है वो मौके पर है और दोनों मजदूरों के शवों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के ही वो ड्रिल का काम कर रहे थे और ऊंचाई से गिरने के कारण यह हादसा हो गया। अब पूरी घटना के बाद पुलिस मौके पर है, परिवार के लोग इकट्ठा हो चुके हैं और मलबे से इन मजदूरों को निकालने का काम किया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका इमरान। मलबे से इन मजदूरों के निकालने का काम किया जा रहा है इस वक्त। अगली खबर लखीमपुर से। वहां के दुधवा नेशनल पार्क में इन दिनों सैलानियों को टाइगर के खूब दर्शन हो रहे हैं। दुधवा के सुनारीपुर रेंज पर सैलानियों को खूब बाघ दिखाई दे रहा है इस वक्त और पर्यटकों को एक के बाद एक बाघ देखने का मौका मिला है। बाघ ठीक पर्यटकों की जिप्सी के आगे आ गया वहां पर। इसके बाद बहुत देर तक वहां चहलकदमी करता रहा और आपको बताएं कि दुधवा टाइगर रिजर्व को जानवरों की निगरानी के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है। तब से शिकारियों पर बड़ा शिकंजा कस चुका है। दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की संख्या 110 के पार हो गई है। ये देखिए आप, सैलानियों के कितने करीब ये बाघ वहां पर। सीएम योगी के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है और त्रिपुरा में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। अगरतला में सीएम योगी ने भगवान शिव की आराधना की। ये ताजा अपडेट हमें मिल रही है। अगरतला से सीएम योगी वहां पर पहुंचे और देखिए कैसे उन्होंने शिव आराधना की। वहां पर 3 रैलियों को आज वो संबोधित करेंगे। आज दूसरा दिन उनके त्रिपुरा दौरे का। त्रिपुरा में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचकर लगातार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और ये देखिए आज भी कई चुनावी जनसभाएं उनकी, लेकिन उससे पहले उन्होंने शिव आराधना की त्रिपुरा विधिवत। त्रिपुरा में उनकी शिव आराधना की तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। 3 चुनावी जनसभाएं आज उनकी शेड्यूल्ड है। लेकिन शिव कृपा उन्होंने सबसे पहले प्राप्त की। और इधर भदोही में लखनऊ का नाम बदलने पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लंबे वक्त से नाम बदलने की मांग है। सभी जानते हैं कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगरी था और नाम बदलने को लेकर जैसी स्थिति होगी बताया जाएगा। इस दौरे पर डिप्टी सीएम ने भदोही के विकास की जानकारी भी ली है। तो यह महत्वपूर्ण बयान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। उनके बयान से साफ जाहिर है कि वो इस मांग के साथ हैं भावनात्मक तौर पर। और ये भी वो कह रहे हैं, सभी जानते हैं कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगरी ही था। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप सबको सर्वविदित है भदोही जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार का संकल्प है। हम सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में भदोही जनपद को स्थापित करने में पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। आज हमने सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की है और हर स्थिति में भदोही के सभी लोगों को, आम नागरिकों को, जनजीवन को उच्च कोटि की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए हम काम कर रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट भदोही से मिल रही है। राहुल गांधी के बयान पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। राहुल गांधी का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, ये बोल है ब्रजेश पाठक के। कांग्रेस की सरकारें जब भी रही हैं भ्रष्टाचार में डूबी रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि पूरी तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, पूरी दुनिया और पूरा देश अच्छी तरह जानता है। कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें रही हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी रही हैं, गले तक डूबी रही हैं, उनका उसका याद नहीं रह गया है। सब लोग जानते हैं कि जिस ढंग से कोयला घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, सेना के बने मकानों में घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ था, सैकड़ों घोटाले कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको देश और प्रदेश की चिंता नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं, उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है। इसी खबर के साथ 11 की गर्जना में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।